हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल पर। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लंबाई एवं गति का मापन। मतलब लंबाई का, और जो गाड़ियां चलती है उनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, उसका मापन कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से यंत्रों का उपयोग किया जाता है और इनके मात्रक क्या क्या हो सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर भेजेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के हम करते हैं प्रारंभ आज की इस क्लास को। आप भी कर दीजिए लाइक। आ जाओ। लंबाई। दीपा चलिए, दीपा एक लड़की है। दीपा क्या है? एक लड़की। ठीक है। यहाँ एक दीदी है। एक जिज्ञासु बालिका है। जिज्ञासु का मतलब जो जानना चाहती है कि वह 11 साल की है और हरियाणा प्रांत के एक नगर में रहती है। विद्यालय का एक नया सत्र आरंभ हो चुका है। दीपा को विद्यालय के लिए नई वर्दी चाहिए। नई वर्दी का मतलब है ड्रेस चाहिए, क्योंकि उसका कद बढ़ गया है। माने पिछले साल से अब इस साल उसका कद थोड़ा और बढ़ा है, तो ड्रेस छोटी पड़ गई है, तो मतलब दूसरी ड्रेस चाहिए। उसकी माँ उसे एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। वह 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। दुकानदार एक धातु की मापक छड़ से उस कपड़े को मापता है। धातु की मापक छड़ होते हैं ना, जिसे मीटर बोलते हैं, तो धातु का मीटर होता है उनके पास। ठीक है। तो उससे वो क्या करते हैं? उसे मापते हैं। उसे क्या करते हैं? मापते हैं। उसके बाद दर्जी लचीले मापक फीतों से दीपा की वर्दी का माप लेता है। इसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई 4 उंगली 4 उंगली अधिक रखें। 4 उंगली क्या रखें? अधिक रखें। अब 4 उंगली अधिक रखेंगे तो मतलब अगली साल भी काम आ जाएगी, है ना। ये देखो, ये लचीला फीता है। और ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला है लोहे का, जो कि सीधा कपड़ा नापने के लिए होता है। और ये अपने शरीर को नापने की, मतलब कपड़ों की लंबाई लेने के लिए, क्योंकि चारों तरफ घूमना भी चाहिए अपनी बॉडी के, है ना। तो इसीलिए ये सीधा कपड़ा मापने के लिए है। क्या मापने के लिए है? सीधा कपड़ा मापने के लिए है। क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? हाँ बिल्कुल, ये फीता और छड़ और जो अपनी ये जो फीता, ये जो स्केल होता है, ये सब एक ही पैमाने के होते हैं। हाँ, लंबाई में छोटे बड़े हो सकते हैं, पर पैमाना जो ये जैसे 1 इंच में 10 mm होते हैं, दैट मीन्स वहां पर भी 10 mm होंगे और उतने ही लंबे होंगे। दीपा अपने अनुभव विद्यालय के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा और तस्नीम के साथ साझा करती है। इससे उनके बीच चर्चा आरंभ हो जाती है। इससे उनके बीच क्या हो जाती है? चर्चा आरंभ हो जाती है। आ जाइए आगे चलते हैं। तीनों ने कर ली अपनी बातें शेयर। अब आइए हम कैसे मापते हैं। हाउ टू मेजर एनी थिंग, एनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कैसे हम किसी वस्तु को मापते हैं। आ जाइए चेक करते हैं, पढ़ते हैं। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। देखो, पहले के ज़माने में जब मापने का कुछ नहीं हुआ करता था तो गज नापते थे, गज। ठीक है ना, गज। ओके, तो गज वो अपना हाथ का होता है, और हाथ के हिसाब से कुछ फिट विट का सिस्टम भी होता है। तो पहले फिट में या फिर गज में मापा करते थे। तो जब पहले नापनी नहीं हुआ करती थी तो हम वैसे ही मापा करते थे। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां मापने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है। कदमा कहती है ना, सॉरी, पद्मा कहती है, अरे अरे, कदम ही नहीं, कभी कभी वे पैमाने के लिए अपने पैर के पंजे का
पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीस ने कहा। क्या कहा? दीपा उत्साह से कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापन बहुत रोचक होगा। आओ हम हमारे शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। क्या मापते हैं? हमें क्या मापना चाहिए? अच्छा, आओ हम अपने कक्षा कक्ष को रखे मेज की लंबाई मापते हैं। तस तस्नीम कहती है। पद्मा बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, और इसको मापने के लिए हम शरीर के किस अंग का उपयोग करेंगे? मतलब बलांद, है ना? ये जो माप रही है इसे क्या बोलेंगे? बलांद बोलते हैं वैसे इसको, तो नहीं, यहाँ से लेकर 1 बलांद 2 बलांद, है ना? वैसे दीपा कहती है, हम हाथ के पंजे की चौड़ाई का उपयोग करते हैं। मैं दिखाती हूँ कि कैसे किया जाता है। मैंने अपनी माँ को इसका उपयोग करते हुए देखा है। वह इसे बालिस्त मानी हैंड स्पैन कहती है। हम तो क्या कहते हैं? बलांद। हरदीप ने कहा, अच्छा, आओ हम अपने माप को अंकित करते हैं। अंकित भी करते हैं, मापेंगे और उसे अंकित करेंगे। अनीश, थोड़ा 13 से थोड़ा अधिक आ गया। पद्मा, भाई 13 ही आ गया। तस्नीम, 13 से थोड़ा कम आ गया। दीपा, 13 और 14 के बीच आ गया। हरदीप, अब ये देखो, ये जो अपनी टेबल है वो तो पर्टिकुलर है, फिक्स है उसकी लंबाई, तो फिर ये कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? फिर ये कम ज़्यादा इसीलिए हो रहा है कि प्यारे बच्चों, अपने हाथ की जो उंगलियां हैं वो छोटी बड़ी है, अपना हाथ छोटा बड़ा है, सभी का सेम हाथ नहीं है, ठीक है? इसीलिए आगे आते पद्मा कहती है, अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिस्तानों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। तब हम बालिस्तानों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं? परंतु ये संख्याएं भिन्न होनी चाहिए। हरदीप विचारपूर्वक पूछता है। तस्नीम कहती है, मुझे लगता है कि इसका कारण हमारे बालिस्तानों की माप अलग अलग होना है। बिल्कुल, अनीस ने सुझाया, आओ इसकी जांच करते हैं। अब इन पांचों ने अपने अपने बालिस्त एक दूसरे के हाथ पर रखें और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके बालिस्तानों की लंबाई भिन्न भिन्न है। दीपा विचारपूर्वक कहती है कि संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए पैमाने या मापन फीते का उपयोग करते हैं। जब दीपा और उसके साथी अपने अपने बालिस्तान की लंबाई से मेज की लंबाई की तुलना करते हैं, तब मेज की लंबाई को बालिस्तों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। यह मापने के लिए उपयोग में लाया गया बालिस्तान एक मात्रक यूनिट है। इकाई भी हो सकता है। ये एक क्या है? मात्रक या यूनिट है। उदाहरण के लिए लंबाई 2 भागों में व्यक्त की जाती है, संख्या और मात्रक। उदाहरण के लिए यदि मेज की लंबाई 13 बालिस्तान के समान है तो 13 संख्या है और बालिस्तान उसकी क्या है? मापन के लिए चुना गया मात्रक है, यूनिट है। यद्यपि बालिस्तान और इसके समान अन्य मात्रक जैसे हाथ पैर मुट्ठी या अंगुली की लंबाई भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भिन्न भिन्न हो सकती है। बिल्कुल, सभी लोगों की अलग अलग हो सकती है। आइए थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं। तो भाई, अपने देश की प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे अंगुली की चौड़ाई, बहु अंगुल, धनुष, योजन आदि। इनका उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। सिंधु, सरस्वती, हड़प्पा
सभ्यता के उत्खनन स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में रेखांकित चिन्ह पाए गए जो पैमाने हो सकते हैं। आ गई हम मानक मात्रक। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड मात्रक क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। क्या सभी देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड काम में लेते हैं? क्या सभी देशों में जो यहाँ माप, जैसे 1 मीटर यहाँ मान लीजिए कि 2 बुलंद का है और अमेरिका में 1 मीटर 1 बुलंद का है? ऐसा नहीं है, सभी जगह समान है, तभी तो इसे कहते हैं मानक, स्टैंडर्ड। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ भिन्न भिन्न मात्रक प्रणालियां विकसित हुई। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया, इससे बहुत भ्रम उत्पन्न हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए और मापन के इस मानकों और मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे। उन्हें अपनाने लगे। आजकल उपयोग में लाई जाने वाली मात्रक प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का सापेक्षण मात्रकों के रूप में जाना जाता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। लंबाई का जो एसआई मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है एसआई मात्रक क्या है? आपका मीटर। ठीक है। लंबाई को मीटर में मापा जाता है या हम एमबी कहते हैं, है ना, एमबी लिख देते हैं। चित्र 5.2 में एक मीटर पैमाना दर्शाया गया है। एक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग को सेंटीमीटर कहते हैं। अगर 1 मीटर को 100 भागों में बांट दें, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। क्या बात आ गई आपके समझ में? अच्छे से, बढ़िया तरीके से आई? नहीं आई? आ गई। चलो तो आगे चलते हैं। ओके, अब यहां से एक बात पता लगी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन आगे अपने को पता लगेगा, कहते हैं कि लंबाई का वह मात्रक, वह सबसे छोटा मात्रक है जिसे आप इस पैमाने का उपयोग कर माप सकते हैं। 1 mm 1 सेंटीमीटर के 10वें भाग का है। मानिए हम कहें कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। कितना होगा? 10 mm। मानिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। कितना हो जाएगा? 10 mm हो जाएगा। मानिए मिलीमीटर, कितना हो जाएगा? मिलीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली हमने क्या पता लगाया? यहाँ से हमने ये पता लगाया कि 1 किलोमीटर जो हम नापते हैं उसमें 1000 तो मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। क्या होते हैं माय डियर? 10 mm होते हैं। ये मात्रक, इनसे छोटे भी मात्रक होते हैं। और मैं आइए आगे हम बात करते हैं, क्या सभी चीज़ों को हम मीटर में ही मापते हैं? नहीं, काफ़ी चीज़ों को हम इंच में भी नापते हैं। किस में नापते हैं? इंच में भी नापते हैं, फुट में भी नापते हैं। ठीक है, फुट में भी नापते हैं और मील में भी नापते हैं। मील, माइल या मील जिसे कहेंगे, उसमें भी नापा जाता है। ठीक है, गज में भी नापा जाता है, गज में भी मापा जाता है। अलग अलग मापन की पद्धतियां हैं। ठीक है, पद्धति तो इंटरनेशनल तो वही है, ऐसा ही, लेकिन जो मकान वगैरह बनाते हैं वो गज में होते हैं आजकल है कि आपने कुछ पैमाने में एक सामान्य प्रकार का आकलन देखा होगा। पैमाने, यही आकलन क्या होता है? इंच में है। जहाँ 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54। कितना इंच होता है? 2.54 के करीब सेंटीमीटर होता है। दिनों में लंबाई मापने के लिए इंच, ठीक है, मान लंबाई मापने के लिए इंच, फुट जैसे मात्रकों का उपयोग होता था पहले।
पहले के दिनों में। लेकिन आजकल मैक्सिमम क्या होता है, मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में मापे जाते हैं। हाँ, मकान का निर्माण होता है तो वहाँ फुट में आज भी मेजर करते हैं, मीटर में मेजर नहीं करते हैं। आगे आ गया कि मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करें, क्या परिणाम अब भी भिन्न भिन्न होंगे? ना, अब तो सेम होंगे। लेकिन हमें सबसे पहले लंबाई मापने के लिए पैमाने को उपयोग करने की सही विधि आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भाई? सही विधि आनी चाहिए। अगर हमें सही विधि नहीं आ रही है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखो, ये लंबाई मापने की सही विधि क्या है? प्यारे बच्चों, लंबाई जब हम नापते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है, एक पर्टिकुलर मापन होता है, और उस मापन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, मापते हैं। ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे भी करके अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे वैसे कर के माप दें, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर चीज़ को मापने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आ जाइए सीखते हैं, है ना। ये यहाँ से आ गया अपना। माने किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें इस किसी भी वस्तु की लंबाई मापने के लिए हमें एक उपयुक्त पैमाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि आपको अपनी पेंसिल की लंबाई मापनी है तो 15 सेंटीमीटर पैमाने का उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार किसी कक्ष की ऊंचाई मापने के लिए। ठीक है ना, मतलब हम देखो सेंटीमीटर यूज कर सकते हैं, मीटर यूज कर सकते हैं, किलोमीटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि भाई हमें एक कमरे को नापना है, चलो भाई किलोमीटर का फीता लेकर आओ। तो इतना बड़ा है ही नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही फीता यूज लेंगे हम। मापना या मापन फीते की आवश्यकता पड़ सकती है किसी वृक्ष के तने की मोटाई अथवा उसके अपनी छाती के मापन के लिए आप सीधे तौर पर मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए दर्जी के फीते जैसा लचीला मापन फीता अधिक उपयुक्त होता है। लंबाई का मापन करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। आगे पैमाने को रखने की सही विधि। ठीक है, अगर हम किसी चीज को नाप रहे हैं तो पैमाना सीधा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। अगर हम गलत तरीके से पैमाने को रख रहे हैं तो वो हमारी गलती है। ठीक है ना, पैमाने को हमें सही तरीके से रखना। जैसे ये वाला तरीका सही है, ये वाला गलत है। हमने कपड़ा को तो सही रखा है लेकिन पैमाने को गलत रखा है। पैमाने को मापते समय आंख की सही स्थिति क्या है? हाँ, आंख की भी तो सही स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है कि पैमाने को मापते समय हमें सही तरीके से क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। आंख की स्थिति कहाँ रखनी चाहिए? यहाँ, यहाँ, यहाँ। तिरछा नहीं रखना चाहिए, सीधा ऊपर से रखना चाहिए, जिससे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो अपना जो मेजरमेंट है वो पता हो सके। उदाहरण के लिए यदि आप एक पेंसिल को मापते हैं, साथ संरेखित कर उसका मापन लेने का प्रयास करते हैं, तो आपकी आंख की स्थिति पेंसिल की नोक के वह ठीक ऊपर होनी चाहिए, ठीक ऊपर होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? यदि पैमाने के सिरे टूटे हुए हो तो लंबाई का मापन कैसे करें? देखो, अगर किसी पैमाने का सिरा टूट गया है, ठीक है, मान लीजिए कि अपने पास ये पैमाना है और ये इसका सिरा टूट गया है, मान लीजिए यहाँ से डैमेज हो गया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है। बस ये 1 सेंटीमीटर हम कम कर देंगे और इधर जितना आएगा उसमें से 1 कम कर देंगे। जैसे 8 आया तो हम 7 मान लेंगे। ठीक है ना, क्या आया? 7 ना 1 और बढ़ा देंगे, 0 से था ना, 1 बढ़ा देंगे ना 1 घटा देंगे। जैसे 9 नापा तो 8 ही होगा ना, क्योंकि हम 0 से 1 घटा देंगे, जितना भी मापेंगे उसमें से 1 घटा देंगे। यदि किसी पैमाने के सिरे टूटे हैं या शून्यांक स्पष्ट नहीं है तब भी उसका उपयोग मापन के लिए किया जा सकता है। ऐसे पैमाने के लिए किसी अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर
1 सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत कोई दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 5.6 में एक सिरे का पाठ्यांक 1 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 10.4 सेंटीमीटर, अतः वस्तु की लंबाई है ना इतना हम घटा देंगे। 10.4 में से कितना घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से दे रखा है कि भाई हम यहाँ से जो पैमाना यूज ले रखे हैं, हमने इसको 0 से यूज नहीं लिया, हमने 1 सेंटीमीटर से यूज लिया। तो ये 10.5 तक गया है या 10.4 तक गया है, 10 पॉइंट कितने तक गया है, 4 तक गया है। तो 10.4 तक गया है तो इसमें से 1 कम कर देंगे तो अपना कितना हो जाएगा, 9.4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए आगे। दृष्टिबाधित विद्यार्थी लंबाई का मापन कैसे करते हैं? वे उभरे अंकन बिंदु वाले पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, उभरे अंकन वाले का मतलब जिसमें अंक उभरे हुए होते हैं, है ना, अंक उभरे हुए होते हैं। और ऐसी लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि होती है ऐसी? ब्रेल लिपि होती है। तो ब्रेल लिपि से वो क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, महसूस करते हैं उसको, क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रियाकलाप लगाएंगे और किसी चीज़ का क्या करेंगे, मापन करेंगे। आ जाइए यहाँ से हम वापस से चलते हैं। मात्रकों के प्रतीक हिंदी में भी वही रहते हैं जो अंग्रेजी में लिखे होते हैं। अतः किलोमीटर का संकेत किलोमीटर, मीटर का संकेत एम, सेंटीमीटर का सीएम, मिलीमीटर का एमएम लिखा जाएगा। ध्यान दें कि इन संकेतों का पहला अक्षर भी अंग्रेजी की वर्णमाला का छोटा अक्षर ही है, जब तक कि ये वाक्य के आरंभ में न आ रहे हों, वाक्य के अंत में न आ रहे हों। मात्रकों और उनके संकेतों के वचन नहीं होते, इसीलिए इनके अंत में एस नहीं लगता। ठीक है ना, वचन मतलब एक वचन बहुवचन नहीं होता है। ठीक है ना, एक वचन बहुवचन नहीं होता है, इसीलिए इनके अंत में एस या एस का प्रयोग नहीं होता, समझो। मात्रक के संकेत के अंत में बिंदु का चिन्ह भी नहीं होता, नहीं लगाया जाता। लंबाई का मान लिखते समय संख्या और मात्रक के बीच में स्थान छोड़ना होता है। हाँ, स्थान छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। आगे आ गया किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, वक्र मानी घूमती हुई रेखा की लंबाई मापना। जैसे ये है, ये घूम रखा है, तो इसकी लंबाई ऐसे थोड़ी ना मापेंगे, ऐसे ही घुमा के लाएंगे, कितना घुमा, फिर ऐसे घुमा के लाएंगे, कितना घुमा, ये जो लड़ी है वो कितनी लगेगी, तो माप तो करना ही पड़ेगा। विद्युत लड़ी से सजा घर। ठीक है, तो कैसे मापन किया जाता है, तो यहाँ पे ये भाई साहब है क्या कर रहे हैं, अपनी जो मापनी है उसको यहाँ से टच करा के ऐसे घुमा के ले जाके यहाँ घुमा के लाएंगे, तब जाकर इस पूरे का क्या हो पाएगा, मेजरमेंट हो पाएगा, माप हो पाएगा। आगे आ गया स्थिति का निर्धारण। इसका निर्धारण स्थिति माने एक दिन शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को सूचित किया कि उन्हें 2 दिन पश्चात पास के एक उद्यान में शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। शिक्षिका विद्यार्थियों से प्रातःकाल सीधे वहां पहुंचने के लिए कहती है। दीपा और उसके मित्र चर्चा करने लगते हैं कि उद्यान उसके विद्यालय की तुलना में के पास या दूर होगा। तस्नीम और पद्मा कहती है कि उद्यान पास में होगा। दीपा और अनीस को लगता है कि विद्यालय पास में होगा। हरदीप सोचता है कि दोनों लगभग बराबर दूरी पे होंगे। हरदीप सोचता है कि लगभग बराबर दोनों दूरी पर होंगे। आइए आगे चलते हैं। आप क्या सोचते हैं कि कौन सा सही है? तब उनका परीक्षण भिन्न क्यों? क्योंकि वे विद्यालय और उद्यान की दूरी का अनुमान अपने घरों से कर रहे हैं, विद्यालय से नहीं कर, अपने घरों से कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि उन्होंने एक ही वस्तु स्थान जैसे बस स्टैंड या दूरी के बारे में सोचा होता तो परीक्षण समान होता, लेकिन वो तो भाई साहब अपने घरों से निर्धारित कर रहे हैं। अब घरों से निर्धारित करेंगे तो सही हो भी सकते हैं, नहीं भी। तो एक संदर्भ बिंदु लेना चाहिए
ठीक है, एक नियत बिंदु को क्या कहा जा सकता है, संदर्भ बिंदु कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक अपने पास मापन टेप है, क्या है, मापन टेप, इससे क्या करते हैं, मापते हैं। और ये 50 मीटर का हो सकता है, 100 मीटर का हो सकता है, 40 मीटर का हो सकता है और एक 10 मीटर का भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो जो लंबी दूरियां हैं वो किस में मापी जाती है, किलोमीटर में मापी जाती हैं। तो इनके साथ किलोमीटर यूज में लगाया जाता है। जैसे दिल्ली यहाँ लिखा है 70 किलोमीटर, मतलब यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, अभी 70 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, अभी 70 किलोमीटर। के एम का मतलब होता है किलोमीटर, के एम का मतलब क्या है, किलोमीटर। आगे बोल रहा है कि ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं, पद्मा यह निष्कर्ष निकाल पाती इससे कि पहले गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है। ठीक है, मतलब उसको पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि यहाँ से दिल्ली इतनी दूर है। ये किलोमीटर सूचक पत्थर दिल्ली से उसकी दूरी को इंगित कर रहे हैं, अतः इस परिस्थिति में दिल्ली संदर्भ बिंदु है। दिल्ली क्या है, एक संदर्भ बिंदु है, पर्टिकुलर बिंदु है। ठीक है, आ जाइए, गतिशील वस्तु। ठीक है, देखो नॉर्मल अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका जो मेजरमेंट है वो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन गतिशील जो वस्तुएं होती हैं वो कैसे मेजरमेंट करती हैं, है ना, किसी वस्तु की या किसी माप की। तो अपने अपने आसपास की वस्तुएं देखिए और 5 गतिशील वस्तुओं और 5 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो स्थिर हैं। स्थिर है, एक जगह है और कुछ है गतिमान। अपने परीक्षण को तालिका 5.3 में लिखिए। विचार कीजिए कि आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है अथवा स्थिर है। तालिका 5.3 में अपने अपने निर्णय मानी औचित्य लिखिए। औचित्य लिखिए, आगे आ गया, पढ़ते हैं इसे, क्या बोल रहा है इसके अंदर। इसमें है, दीपा बस में अपने चारों ओर देखा। दीपा ने अपने बस में चारों ओर देखा और ध्यान दिया कि सभी यात्री बैठे हुए हैं। उसमें एक मिनट बाद फिर अपने चारों ओर देखा और पाया कि वे सभी भी अब अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं। वह आश्चर्यचकित हुई, क्या वे गतिशील हैं, भाई बस चल रही है और वो कैसे बैठे हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि यात्रियों की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अतः निश्चित ही ये स्थिर है। हाँ, आदमी तो स्थिर है, गाड़ी गतिशील है। यद्यपि जब उसे बाहर देखा तो उसने पाया कि वे गतिशील हैं, क्योंकि बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष उनकी स्थिति बदल रही है। संदर्भ बिंदु यह सुनिश्चित करता है कि करने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक वस्तु स्थिर है या गति में है। दीपा शम या बस को संदर्भ बिंदु मानती है तो यात्री स्थिर है। यद्यपि यदि वह बाहर की वस्तुओं को मानती है तो फिर मतलब गतिशील है। ऐसे क्या, यही क्या होता है, अपना संदर्भ बिंदु होता है। आगे चलिए, मान लीजिए कि आप ऐसी पानी के जहाज में यात्रा कर रहे हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है। यह भी मान लीजिए कि जहाज में कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गतिशील है या विरामावस्था में है। तो आ जाइए, गति के प्रकार। यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ स्पीड, बोले तो गति के प्रकार। क्या माय डियर, गति के प्रकार, बोले तो टाइप ऑफ स्पीड। आ जाओ, सीखते हैं। एक रबर लीजिए और निश्चित ऊंचाई से उसे छोड़िए। एक रबर लीजिए, निश्चित ऊंचाई से उसे क्या किए, छोड़ दीजिए और उसकी गति का अवलोकन कीजिए। क्या रबर एक सरल रेखा के अनुदिश गति करता है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो वह सरल रेखा में गति करता है। क्या आपने गणतंत्र दिवस परेड देखी है? परेड के समय विद्यार्थियों द्वारा बहुत मार्च पास्ट
का स्मरण कीजिए। क्या वे एक सरल रेखा में चलते हैं? जब एक भारी बॉक्स धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। आगे आ गया, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु क्या बोल रहा है, जरा इसको समझो। ये डेफिनेशन है सरल रेखीय गति की, यानी जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी सीधी रेखा में गति करना, सरल रेखा में गति करना। अब देखो जरा, अगर मैं किसी वस्तु को, मेरे हाथ में रबर है और उस रबर को मैं एक पर्टिकुलर जगह से यहाँ से छोड़ता हूँ तो वो उसी की सीध में जाके नीचे गिरेगा। दूसरी बात, यहाँ से कोई भी फल टूटेगा तो सीधी दिशा में नीचे जाके गिरेगा। ये सरल रेखीय गति है। यहाँ से बच्चा धक्का मार रहा है इस बॉक्स के तो सीधी दिशा में मार रहा है तो इधर वो जाएगा। लड़कियां आगे की तरफ गति कर रही है तो वो सीधी जा रही है। ऐसी गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। परंतु क्या वस्तु हमेशा सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? बिल्कुल नहीं। वो अपनी स्थितियों के आधार पर गति करती है। क्या आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा? क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं? गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं। आइए सीखते हैं। देखो, ये सरल रेखीय गति नहीं होते हैं। माने एक धागे के एक छोर पर एक रबर या एक आलू बांधिए, इसके दूसरे पत्थर बांधना नहीं है भाई। पत्थर बांध दोगे किसी के खोपड़े में पड़ जाएगा, फूट जाएगा। पत्थर नहीं बांधना बिल्कुल भी। क्या बांधना है? या तो आलू या रबर, जिससे अगर किसी के लगे भी तो लगे नहीं। इस गति का अवलोकन करें। क्या रबर की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, वर्तमानी गोल वाले पथ पर, ये गोल गोल घूम रही है ना, गोल वाले पथ पर अनुदिश गति करती है तो उस गति को कहते हैं वृत्तीय गति। कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। माने जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, वर्त के पथ के अनुदिश गति करती है तब क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। आगे चलिए, आगे है अपने पास, क्या है अपने पास है, एक धागे के एक छोर पर एक रबर या आलू बांधिए। धागे का दूसरा छोर पकड़कर रबर को लटकाइए और अपना हाथ स्थिर रखिए। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबर को एक ओर ले जाइए, फिर छोड़ दीजिए। फिर क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है? हाँ, ये दोलन गति है। कौन सी गति है? दोलन गति है। ठीक है, आ जाइए। जब कोई वस्तु एक ही बिंदु पर आगे या पीछे घूमती है, मानी जब कोई वस्तु किसी एक नियत स्थिति के इधर उधर गति करती है, ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर बिंदु ले लीजिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर बिंदु ले लीजिए। जैसे यहाँ से एक पर्टिकुलर बिंदु लिया गया है ये हाथ में, और अब ये इसे एक लोलक की तरह यूं घुमा रहा है, यूं यहाँ जाएगा वापस आएगा, तो ये एक पर्टिकुलर पथ पे गति कर रही है। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दोलन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो चर्च की घड़ी है उनके अंदर ऐसे घंटे बंधे होते हैं, है ना, ऐसे लगा रहता है, एक सुई लगी रहती है, वो अपनी जगह पर पर्टिकुलर गति करती रहती है। क्या करती रहती है? पर्टिकुलर गति करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है। क्या बात आई सभी के समझ में? चलिए, बात आई तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलें अपन।
चलिए प्यारे बच्चों, आगे हम सीखते हैं। 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा समय मैं लूँगा, फिर वापस से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए गाइस, करते हैं कंटिन्यूअस। आगे आ गया कि देखो दोलन गति है ना। आगे चलिए और हम पढ़ते हैं। लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की एक पतली पट्टी लीजिए। ठीक है, वस्तु की क्या लेनी है, धातु की क्या लेनी है, पट्टी का लेनी है। और 2 किताबों के नीचे उसको रख के हम क्या करेंगे, उसे यहाँ से खींच के यूं करा देंगे, तो ये इसकी गति यूं दोलन गति करेगी। ठीक है, ये नीचे ऊपर की जो गति है ये भी कौन सी गति है, दोलन गति है। इसे हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और छोड़ देंगे, तो काफी समय तक कौन सी गति देती रहेगी, दोलन गति देती रहेगी। आगे है, यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उस गति को आवर्त गति कहते हैं। उस गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय गति में होती है तब वह बार बार वृत्तीय पथ के अनुदिश गति करती है। दोलन गति करती हुई वस्तु इधर उधर गति करते हुए अपनी गति को दोहराती है। वृत्तीय गति एवं दोलन गति दोनों की ही प्रकृति आवर्ती गति है। कौन सी गति है, आवर्ती गति है। कौन सी गति है, आवर्ती गति है। आइए चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ से पहचानते हैं वर्गीकरण। ठीक है, अब यहाँ से तो पता लग गया कि सरल रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति, वृत्तीय गति का मतलब होता है गोल गोल गति, और दोलन गति का मतलब होता है यूं यूं दोलन करना। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार की गतियां हैं। अब देखो यहाँ से पता लग रहा है कि ये जो लड़की यहाँ से ऊपर आ रही है ये एक सीधी रेखा में गति कर रही है। ये जो इसमें चार तरफ घूम रही है वृत्तीय गति कर रहे हैं। ये जो है ये है दोलन गति चल रही है, ये जो झूला खा रही है लड़की। ठीक है, फिर ये लड़का इस रस्सी को चार तरफ घुमा रहा है तो वृत्तीय गति में घुमाएगा। और ये जो लड़की है ऊपर नीचे कर रही है ये दोलन गति है। ठीक है, ऊपर नीचे एक जगह पे चल रहा है। ये लड़की यहाँ से यहाँ आ रही है तो ये धारा रेखीय या फिर सीधी गति है। ठीक है, पता लग गया। आप लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए अपने पास आ चुका है जो अपने पास प्रमुख इसमें शब्द आए। एक तो आया सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर क्या होता है कि एक जो मीटर होता है उसमें अपने को 100 सेंटीमीटर मिलते हैं। ठीक है ना, और मापन का मतलब होता है मेजरमेंट करना। वृत्तीय गति का मतलब होता है गोलाकार पथ पर चलना। मीटर होता है आपका 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, या फिर 1000 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। दूरी का मतलब होता है दो बिंदुओं के मध्य की जो निश्चित दूरी होती है उसे हम दूरी कहते हैं। मिलीमीटर का मतलब होता है mm। ठीक है, किलोमीटर होता है 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर ना, 1000 मीटर बराबर। ठीक है, 1 किलोमीटर होता है। गति का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बिंदु को या फिर एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्पीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं। लंबाई का मतलब है L। दोलन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह पे दोलित करने वाले। धारा सरल रेखीय गति मान सीधी रेखा में गति को संदर्भ बिंदु का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। ठीक है, और आ गया अपना SI मात्रक। मेन है अपना SI मात्रक। ठीक है ना, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर SI मात्रक चलता है। ठीक है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आगे आ गया है मेन यही है सारांश में कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI को सभी देशों को क्या किया जाता है, मानक किया जाता है। ठीक है, और ये जो है SI जो पद्धति होती है ना अपनी SI जो पद्धति होती है ना, इसी पद्धति को MKS पद्धति कहते हैं। मानी मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड। ठीक है, जबकि लंदन या ब्रिटिश के अंदर यहाँ अपने तो यहाँ किलो में तोलते हैं, वहाँ पे तोलते हैं पाउंड। इसमें तोलते हैं पाउंड में तोलते हैं किसी भी चीज़ को।
ठीक है ना, किस में तोलते हैं, पाउंड में तोलते हैं। तो इसमें सारांश है और सारांश में जो हमने पढ़ा है उसी का सारांश है। रही बात सवालों की, क्वेश्चनों की, तो यहाँ कहीं कहीं एबेसिडे आपको देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सारे सवाल जो मिलने वाले हैं आपको बुक के अंदर ही मिलेंगे, बाहर कोई सवाल देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी है ना, सवाल अंदर ही होते हैं। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज का ये जो चैप्टर है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सीखा होगा, एंजॉय किया होगा और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आई। इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। हाँ, लंबाई और गति का मापन जो हमने किया है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप में हम नहीं गए हैं और नॉर्मल तरीके से हम इन चीज़ों को सीखे हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, हम बिल्कुल भी नहीं गए हैं माय डियर। ठीक है, ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और मैथमेटिक्स के भी पूरे भाग लेकर आएंगे हम। ठीक है, अभी तो साइंस का चल रहा है, फिर मैथमेटिक्स चलेगा, फिर सोशल साइंस चलेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।